हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे संग्राम में। आज मैं आप लोगों को एलएचबी डिस्क ब्रेक सिस्टम के पाइपलाइन डायग्राम के बारे में बताऊंगा कि कौन सा पाइप कहां से कनेक्शन हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए अब डायग्राम को हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका दो पाइप है, ब्रेक पाइप और फीड पाइप। और आपका जो ब्रेक पाइप में प्रेशर है वो 5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर तथा फीड पाइप का जो प्रेशर है वो 6 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका जो इनर डायमीटर है ब्रेक पाइप तथा फीड पाइप का वो 25 mm और 25 mm होता है। ब्रेक पाइप का भी 25 mm और फीड पाइप का भी 25 mm होता है तथा इसका आउटर जो डायमीटर होता है फीड पाइप और ब्रेक पाइप का दोनों का 35 mm होता है, जो कि दोनों ओर लगा हुआ रहता है। उसके बाद इसमें ब्रेक पाइप में 2 एंगल कोक लगे हुए रहते हैं और फीड पाइप में भी आपका 2 एंगल कोक लगे हुए रहते हैं। इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एलएचबी कोच में कितने एंगल कोक लगे हुए रहते हैं तो आपको 4 बताना है। अगर फीड पाइप में पूछा जाएगा कि कितने एंगल कोक लगे हुए रहते हैं तो आपको 2 बताना है। अगला जो कनेक्शन है इसे बहुत ही ध्यान से समझें, इसलिए कि ये जो कनेक्शन है इसी से एलएचबी कोच का जो भी क्वेश्चन है ब्रेकिंग सिस्टम में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं फीड पाइप से आपका डीवी का जो कनेक्शन है इसके बीच में क्या क्या लगा हुआ रहता है इसके बारे में मैं बताऊंगा, और इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में मैं भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें तथा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फीड पाइप से जब कनेक्शन डीवी तक जा रहा है तो सबसे पहले एयर फिल्टर लगा हुआ रहता है, उसके बाद प्रेशर स्विच लगा हुआ रहता है, उसके बाद टेस्ट पॉइंट लगा हुआ रहता है, उसके बाद आपका एनआरवी लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आपका एलएचबी में एनआरवी को चेक वाल्व बोलते हैं, इसलिए आप कन्फ्यूज़न में ना रहें। अगर मैं एनआरवी बोल रहा हूँ तो उसके बाद आपका आइसोलेटिंग कोक लगा हुआ रहता है, उसके बाद आपका 175 लीटर एआर का कनेक्शन रहता है, उसके बाद फिर से आपका एनआरवी लगा हुआ रहता है, उसके बाद आपका 125 लीटर एआर टैंक का कनेक्शन हुआ रहता है। उसके बाद वो पाइप सीधा डीवी से कनेक्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 75 लीटर का अगर ड्रेन कॉक टूट जाए इन रूट में तो आप क्या करोगे, तो आप देख सकते हैं कि 75 लीटर पाइप का जो डायग्राम है वहाँ पे आपका आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ रहता है। इसीलिए आपको इसे आइसोलेट कर देना चाहिए, जिससे कि आपका जो भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो रुक जाएगा। और ये जो आपका 75 लीटर का जो एआर टैंक लगा हुआ रहता है ये आपका टॉयलेट पर्पस और डोर क्लोजिंग पर्पस के लिए रहता है। दूसरा जो आपका पाइप है वो 125 लीटर एआर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि ये ब्रेकिंग सिस्टम में यूज होता है। अगर इसका ड्रेन कॉक इन रूट अगर टूट जाए तो आपको क्या करना है,
ये समझिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो पाइपलाइन है, प्रेशर जो है हवा का, वो आपका सीधा आके 125 लीटर एयर पाइप का जो कनेक्शन है वहाँ पे आ रहा है। और इसके बीच में आपका 2 NRV, एक आइसोलेटिंग कॉक और 75 लीटर का पाइप का भी कनेक्शन दिया हुआ है। और सीधा जाके DV से कनेक्शन है। तो इसका जो एयर है वो आपको दोनों आर से आ रहा है, फीड पाइप से भी। और अगर इसका ड्रेन कॉक टूट गया है तो आपका DV से भी प्रेशर आएगा, जिससे आपका प्रेशर निकलता रहेगा और प्रेशर ड्रॉप होता जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस पाइप से पहले NRV आपका लगा हुआ है, चेक भल्व लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन प्रेशर आपका फिर उसी दिशा में जा नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपका आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है। आप इस आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो 75 लीटर है उसका भी वो भी वर्क नहीं करेगा, तथा आपका 125 लीटर में फिर भी प्रेशर आता रहेगा। वो जो प्रेशर है वो DV में जो भी प्रेशर आ रहा है ब्रेक पाइप का, और DV का फंक्शन मैं आगे आपको बताऊंगा। तो DV से जब भी प्रेशर आएगा वो भी आपका 125 लीटर के टैंक में आता रहेगा। तो हम लोगों को QRV से रिलीज़ करके QRV का जो हैंडल रहता है उसे उठाकर बांध देंगे, जिससे कि 125 लीटर का जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा था वो रुक जाएगा। और DV से जो हम लोग का दूसरा कनेक्शन है वो आपका फीड पाइप का कनेक्शन हम लोग देख लिए पूरा। और मुझे आशा है कि आप लोग ये कनेक्शन को समझ गए होंगे। मैं आगे आपको RV डायग्राम जो है सातों पाइप का डायग्राम के बारे में बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही पाइप के डायग्राम के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, ब्रेक पाइप का जो कनेक्शन है DV से, उसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं रहता है, सिर्फ आपका एयर फिल्टर लगा हुआ रहता है और टेस्टिंग पॉइंट लगा हुआ रहता है। और DV के साथ जो तीसरा कनेक्शन है वो आपका CR का है। ये देखिए, CR में 6 लीटर का कैपेसिटी होता है, तथा इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 3.0 ± 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चौथा जो कनेक्शन है वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि ये जो कनेक्शन है आपका व्हील से कनेक्टिंग होगा। आप देख सकते हैं DV से निकलने के बाद कनेक्शन जो है वो आपका 2 भाग में बट गया है। ये देखिए, दोनों बोगी के लिए इसका कनेक्शन हो चुका है। और आपका यहाँ पे आइसोलेटिंग कॉक भी दोनों बोगी के लिए अलग से लगा हुआ है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कुछ भी होता है तो आप ये नहीं कि पूरा कोच में ही को ही आइसोलेट कर दें। दोनों बोगी का आइसोलेटिंग कॉक अलग से लगा हुआ है, इसलिए जिस बोगी में प्रॉब्लम हो रहा है उस बोगी का आइसोलेट आप कर सकते हैं। आपका जो कनेक्शन है DV से निकलने के बाद आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ रहता है। उसके बाद सीधा आपका फिर से 2 भाग में आपका जो पाइप है वो डिवाइड हो गया है। दोनों एक्सल में के लिए अलग अलग से हो गया है। DV से एक कनेक्शन निकला है, लेकिन आगे आपका 2 एक्सल लगे हुए हैं, इसीलिए आपका
जो पाइप है 2 भाग में डिवाइड हो गया है और आप देख सकते हैं दोनों पाइप में आपका डंप बल्ब लगा हुआ है। आपका बोगी 1 और बोगी 2 दोनों का सेम कंडीशन है, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक भाग को समझा रहा हूँ। दूसरा भाग में आप खुद से देख सकते हैं। जैसा कि आपका डंप बल्ब लगा हुआ है, बोगी 1 में भी 2 लगा हुआ, बोगी 2 में भी 2 लगा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कोच में कितने डंप बल्ब लगे हुए होते हैं तो आपको 4 डंप बल्ब बताना है। मैं इसके बारे में भी आपको आगे बढ़िया से बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आप लोगों का डायग्राम का क्लास ले रहा हूं, इसलिए आप डायग्राम को अच्छी तरह से समझें। जैसा कि आप देख सकते हैं डंप बल्ब के बाद आपका जो कनेक्शन है वो ब्रेक सिलेंडर के लिए है। ये देखिए ब्रेक सिलेंडर आपका डिस्क ब्रेक के पास लगा हुआ है। ये देखिए टोटल एक बोगी में 4 ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है। आपका बोगी 1 और बोगी 2 में भी देख सकते हैं। आपका टोटल जो डंप बल्ब की संख्या है एक कोच में वो 8 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उसके बाद देखिए आपका जो देखते होंगे इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, वो देखिए आपका जो इंडिकेटर का कनेक्शन है बोगी 1 के लिए आप देखे होंगे 2 इंडिकेटर लगा हुआ रहता है। रिलीजिंग और एप्लीकेशन के लिए आप देखिए बोगी 1 के लिए एक इंडिकेटर कनेक्शन, बोगी 2 के लिए दूसरा इंडिकेटर जो कि बोगी के दोनों ओर लगा हुआ रहता है, आपका साउथ साइड भी और नॉर्थ साइड भी। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका स्पीड सेंसर भी लगा हुआ रहता है। स्पीड सेंसर आपका पूरे कोच में 4 व्हील में ही लगे हुए रहते हैं। ये देखिए 1 2 3 4। दूसरा एंड में आपका अर्थिंग डिवाइस लगा हुआ रहता है। आप प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि सातों पाइप का कनेक्शन किस तरह से हुआ है। आप लोग फीड पाइप और ब्रेक पाइप का कनेक्शन समझ गए होंगे। आगे का जो कनेक्शन है बड़ा ही महत्वपूर्ण कनेक्शन है। और ये जो डायग्राम है ये न्यूमेटिक पाइपलाइन का है। इसका जो कनेक्शन का डायग्राम में जो दिया गया है वो सारे शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, इसलिए आप ये शॉर्ट फॉर्म को लिख लें ताकि आपको ऊपर जो डायग्राम मैं समझाऊंगा आसानी से आप समझ सकते हैं। इसलिए इस डायग्राम को में जो भी शॉर्ट फॉर्म दिया गया है उसे आप यहाँ से लिख लें, उसके बाद ही डायग्राम को समझें। आप देख सकते हैं आपको मैंने अगला जो डायग्राम था उसमें बीसी यानी ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन के बारे में बता चुका हूँ। आइए अभी जो मैं कनेक्शन बताने वाला हूँ आपको वो है सेकेंडरी सस्पेंशन का, इसलिए इसे ध्यान से देखें। अब देखिए ये जो सेकेंडरी सस्पेंशन है ये आपका जो पहले स्प्रिंग लगा हुआ रहता था उसके जगह पे आपका अब एयर बेलो लगा हुआ रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो कनेक्शन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख सकते हैं इसका जो कनेक्शन दिया गया है इसमें प्रेशर कहाँ से आता है ये सबसे पहले देखते हैं। इसमें एलएसबी कोच में एक एक्स्ट्रा मेन रिजर्वर लगा हुआ रहता है, आप लोग सुने होंगे, जो कि 150 लीटर का रहता है। और ये जो कनेक्शन है वो आपका फीड पाइप से कनेक्टिंग रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपका यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं
आईसी यानी कि डट कलेक्ट आईसी आइसोलेटिंग कॉक, उसके बाद डीसी डट कलेक्टर और एनआरवी लगा हुआ रहता है। यहाँ पे ही आपका जो है पूरे एलएसबी में जो आईसीएफ में एनआरवी यूज हुआ है, ये एनआरवी पूरे एलएसबी कोच में सिर्फ एमआर के पाइप में ही कनेक्टिंग हुआ है। उसके बाद ये जो पाइप है एमआर में कनेक्टिंग हो गया है और एमआर के बाद ये पाइप सीधा आपका देखिए दोनों बोगी की ओर कनेक्टिंग हुआ है, आप देख सकते हैं। और दोनों बोगी में कनेक्टिंग से पहले आपका आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है एयर सस्पेंशन के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको ये जो कनेक्शन है इसे समझें। मैं एक कनेक्शन को समझाता हूँ, उसका जो सेकेंड बोगी में भी सेम कनेक्शन रहेगा, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। एमआर से जब कनेक्शन निकलेगा तो इसे मैंने बोगी 1 माना है, तो बोगी 1 में जाने से पहले देखिए आपका आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है। आइसोलेटिंग कॉक लगने के बाद ये सीधा पाइप गया है और सीधा पाइप आने के बाद ये सीधा आपका देख सकते हैं लेवलिंग वाल्व से कनेक्टिंग है। यहाँ पे बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है, बहुत कोई डायरेक्ट एक्सिलरी रिजर्वर से में ही आपका डीसी भी कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये कनेक्शन डायरेक्ट आपका एक्सिलरी रिजर्वर में नहीं रहता है। आप देख सकते हैं वीडियो में सारा कनेक्शन जो है वो लेवलिंग वाल्व में ही रहता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। मेन पाइप आने के बाद वो लेवलिंग वाल्व से कनेक्शन किया हुआ है, उसके बाद लेवलिंग वाल्व से आपका एक कनेक्शन जो है वो फिर से डायरेक्ट इस लेवलिंग वाल्व से उस लेवलिंग वाल्व में गया हुआ है और इसी के बीच में आपका डीसी भी लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मेन रिजर्वर से आने के बाद लेवलिंग वाल्व में जो पाइप कनेक्टिंग हुआ है, देखिए लेवलिंग वाल्व में आपका 3 पाइप कनेक्टिंग है। देखिए एक पाइप मेन रिजर्वर से आ रहा है, दूसरा पाइप आपका लेवलिंग वाल्व से लेवलिंग वाल्व में कनेक्टिंग है और तीसरा जो पाइप है वो आपका एक्सिलरी रिजर्वर में कनेक्टिंग है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और जब लेवलिंग वाल्व से लेवलिंग वाल्व में जो पाइप कनेक्टिंग है उसी में आपका डीसी भी लगा हुआ है। डीसी भी यानी कि डुप्लेस चेक वाल्व। आपको मैंने बोला था कि आप ज़रूर शॉर्ट फॉर्म को लिख लें ताकि आपको और भी आसानी से वीडियो समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए आप डीसी भी लगा हुआ है और उसके बाद आपका जो लेवलिंग वाल्व से है वो एक्सिलरी रिजर्वर में कनेक्शन हुआ है। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे देखते हैं आपका जो डीसी भी लगा हुआ है, ये डीसी भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये डीसी भी क्यों लगा हुआ रहता है। आज मैं सिर्फ आपको पाइपलाइन डायग्राम के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैं सारे समझाने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं आपका डीसीवी के 1 एंड से आपका एक जो कनेक्शन आया हुआ है वो फीबा में कनेक्टिंग है और दूसरा जो कनेक्शन है वो भी देखिए आके फीबा में कनेक्ट हुआ है। फीबा का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, फेलियर इंडिकेट ब्रेक एप्लीकेशन। और फीबा में देख सकते हैं आपका 4 कनेक्शन है, 1 2 3 4। ये देखिए 4 कनेक्शन है आपका। यहाँ पे देखिए 2 कनेक्शन आपका आया हुआ है एक्सिलरी रिजर्वर यानी डीसीवी जो लेवलिंग वाल्व में कनेक्टिंग है
डीसीवी के दोनों एंड से 2 कनेक्शन ये हो गए, एक कनेक्शन आपका इंडिकेटर का है और एक कनेक्शन जो फीवा में है वो आपका ब्रेक पाइप से कनेक्टिंग है। ये कनेक्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन आगे ही बता चुका हूँ और आपका जो स्पीड सेंसर है उसका भी कनेक्शन मैंने आपको आगे के वीडियो में बता चुका हूँ। मुझे इस वीडियो में सिर्फ एक्सिलरी रिजर्वर और लेवलिंग वाल्व का जो कनेक्शन था उसके बारे में समझाना था और एमआर का जो कनेक्शन था उसके बारे में समझाना था। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे कौन सा पाइप ब्रेक पाइप है और कौन सा पाइप फीड पाइप है, तो आप देख सकते हैं कि ब्रेक पाइप में आपका ब्रेक एक्सीलेटर लगा हुआ है। आपको मैंने यहाँ तक सारे कनेक्शन के बारे में बता दिया हूँ और आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो कनेक्शन है आपका ब्रेक पैनल का, ये कनेक्शन भी मैंने आगे आपको बता दिया हूँ कि कौन सा कनेक्शन कैसे कनेक्टिंग किया हुआ है। इसलिए कि यहाँ पे आपका देखिए डीवी है, तो डीवी का कनेक्शन आगे के वीडियो में बता चुका हूँ। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों बाय बाय, तथा आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें तथा दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका जो दोनों ओर से दोनों कनेक्शन दिया गया है, बोगी 1 और बोगी 2 के लिए दोनों सेम कनेक्शन है, इसलिए मैंने वन एंड में समझाया है, आप ज़रूर देख लें। बाय बाय दोस्तों।